संदीप सुबह ही जैसे सोकर उठता है, उसकी निगाह सबसे पहले उसके बेडरूम के जस्ट सामने टंगी घड़ी पर जाती है। और वो घड़ी की तरफ जब निगाह करता है तो वो देखता है कि घड़ी में करेक्ट 8 बज चुके हैं। और ऐसे में उसे सुबह 10 बजे ही हैदराबाद के लिए फ्लाइट पकड़ना था। दरअसल उसका ट्रांसफर अब हैदराबाद हो चुका था और उसे हैदराबाद में ज्वाइन करना था। संदीप तुरंत उठता है, वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और फ्रेश होकर आने के बाद तुरंत तैयार होता है। और तैयार होने के बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी संध्या उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। नाश्ता करते करते दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं और संदीप संध्या को समझाता है कि देखो, मैं दूसरे शहर में जा रहा हूं, ऐसे में जो घर की नैतिक जिम्मेदारी है, जो माता पिता चूंकि बुजुर्ग हो चुके हैं और संदीप और संध्या के 2 बच्चे भी होते हैं, उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी भी संध्या तुम्हारे भरोसे है। और तुम घर में पूरी तरीके से शांति बनाए रखना जब तक कि मैं 10 दिन के अंदर हैदराबाद से वापस दोबारा घर वापस नहीं आ जाता हूं। उसकी पत्नी उसके तरफ बरबस बेबस निगाहों से देखती है और कहती है कि क्या संदीप, घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है? ये नैतिक जिम्मेदारी तुम्हारे माता पिता की नहीं है? वो कुछ बोलता नहीं है और कहता है कि मुझे मेरी फ्लाइट जो है वो छूट जाएगी और ऐसे में मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। वो उससे विदा लेता है। संध्या भी उसे भरे मन से विदा देती है और मन में सोचने लगती है कि उसका पति कैसा आदमी है जो कभी उसके पक्ष में उसकी तरफ बोलता ही नहीं है, बल्कि वो अपने माता पिता की तरफ हमेशा रहता है। खैर, संदीप जो है वो फ्लाइट पकड़ता है और हैदराबाद चला जाता है। करीब 10 दिन के बाद जब वो अपने घर पर वापस आता है तो देखता है कि उसके बाबूजी और अम्मा जी, माता पिता दोनों बरामदे में बैठे हैं। और जैसे संदीप को ये माता पिता देखते हैं, दोनों इस संदीप के सामने उसकी पत्नी संध्या के शिकायत का पिटारा पूरी तरीके से खोल देते हैं। संदीप ये समझ नहीं पाता है कि वो 10 दिन बाद आज घर आया है। जिस माता पिता को उसकी हाल चाल पूछनी चाहिए, वो माता पिता उसकी हाल चाल ना पूछकर बल्कि उसकी पत्नी संध्या की बुराई उसके सामने कर रहे हैं। दोस्तों, आगे जो कुछ हुआ वो समाज के लिए एक सीख है, आपको एक सीख देने वाली कहानी है। बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके पास आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पर जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं, जो कहानियां मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उन कहानियों पर जिनका प्यारा सा कमेंट हमें आता है, प्यारा सा मनोभाव उनका आता है, उनका नाम हम अगली कहानी में जरूर लेते हैं। इसी क्रम में जो पिछली कहानियों पर जिनका प्यारा सा कमेंट आया था, उन 3 लोगों के नाम है। पहला नाम है संतोष शर्मा का, अगला नाम है सीपी उपाध्याय का, अगला नाम है विजय मिश्रा का। आप तीनों लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, आप ये पूरी कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से, कहां से सुन रहे थे, ये हमें जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर ले पाऊं। अब बिना देरी किए कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। अब संदीप अपने माता पिता से कहता है कि माताजी, पिताजी, कोई बात नहीं है, अगर संध्या ने कुछ गलत किया है तो मैं उसे समझाता हूं। और फिर संदीप अंदर चला जाता है, अपना कपड़ा वगैरह चेंज करता है। कपड़ा चेंज करने के बाद अपने पत्नी के पास जैसे ही बात करने बैठता है, वैसे उसके माता पिता उससे कहते हैं कि तुम्हें हम लोगों की बात जो है वो सुनने का टाइम नहीं है, तुम्हें अपने पत्नी की बात ज्यादा सुनने का टाइम है। वो अपने माताजी और पिताजी से कहता है कि माताजी, पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं सुबह सुबह थका हुआ आया हूं और मुझे लगा कि मैं थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद आप लोगों से इत्मीनान में शाम को बात करूं। तो उसके माता पिता उस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद उसे भला बुरा कहने लगते हैं। खैर, संदीप उन बातों को सुन जाता है क्योंकि संदीप एक संस्कारवान लड़का था और संस्कारवान होने के साथ साथ वो अपने बेटे का पूरा दायित्व निर्वहन कर रहा था। संदीप दरअसल 2 भाई होते हैं,
दूसरा भाई जो संदीप का होता है, जिसका नाम सोनू होता है, सोनू अपने माता पिता को छोड़कर एक प्रदेश में अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर एक नौकरी किया करता था। अब संदीप अपने माता पिता से शाम को बैठता है, पूछता है कि क्या दिक्कत हो गई थी। तो ये लोग कहते हैं कि दरअसल दिक्कत कोई नहीं हो गई थी, 10 दिन इन्होंने मुझे सही से खाना नहीं दिया, ना ही मुझे सही से पानी पूछा, और ना ही किसी प्रकार से हम लोगों को घर से बाहर निकलने दिया, जबकि हम लोग शाम को और सुबह पार्क में घूमने जाया करते हैं। संदीप अपनी बहू को बुलाता है, अपनी पत्नी संध्या को बुलाता है और संध्या से पूछता है। संध्या कहती है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अब संध्या के पास कोई ऐसा उत्तर नहीं था जो लोगों को, अपने पति को विश्वास दिला पाती। वो अपने बच्चों को बुलाती है, बिटिया और बेटों को। अब बिटिया और बेटे दोनों ही उसके बाबा और आजी की तरफ से बोलने लगते हैं, यानी कि संदीप के माता पिता की तरफ से बोलने लगते हैं। दरअसल संदीप के पिताजी और माताजी ने उन दोनों बच्चों को, तो बच्चे थे, बच्चे तो बच्चे होते, उन्हें कितनी सीख होती है, दिन भर वो बाबा और अपने दादी के पास लगे रहते थे, और बाबा और आजी दिन भर उनको समझाते रहते थे इधर उधर की बातें। खैर, जब संध्या को ये सब लगता है कि उनके बच्चे ही उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो अपने पति के सामने मुंह बधिर जैसे हो जाती, एकदम शांत हो जाती है, कुछ नहीं बोलती है, और संध्या अपना सर नीचे झुका के वापस चली जाती है। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो खाना परोस कर लेकर आती है और अपने सास ससुर को देती है, सास जैसे मुंह में एक निवाला डालता है, सास जैसे ही अपने मुंह में एक निवाला डालती है, अपने पति से कहती है कि खाना आज अच्छा नहीं बना है। अचानक संदीप के पिताजी थाली उठाकर फेंक देते हैं, और जब थाली उठाकर फेंक देते हैं तो संदीप अपने पत्नी संध्या से कहता है कि तुम एक बार खाना बनाने के पहले माता पिता से पूछ लिया करो कि उनकी खाने की क्या इच्छा है और वो खाना क्या चाहते हैं और खाना किस तरीके से बनना चाहिए। संध्या कहती है कि ठीक है। अगले दिन वो पूछकर अपने सास ससुर से खाना बनाती है, लेकिन आज भी वही माहौल था, उसके सास ससुर दोनों खाने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अपना बोरिया बिस्तर पैक करके मैं अपने छोटे बेटे के साथ जा रहा हूं, अपने छोटे बेटे के पास चला जा रहा हूं। ऐसे में संदीप को बहुत बुरा लगता है, वो अपनी पत्नी संध्या को ही समझाने लगता है। संध्या कहती है कि इन लोगों का रोज का नाटक है, ये लोग रोज से नाटक किए हैं। मेरी शादी को 10 साल हो चुका है, और इन 10 सालों में इन लोगों ने, कुछ दिन तो मैंने मुंह बंद कर रखा है, लेकिन कुछ दिन से देख रही हूं कि लोगों का बर्ताव कुछ ऐसा हो गया है कि रोज इनका आए दिन नए नए नाटक रहता है, और ये मेरे बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। मेरे बच्चों से कई बार ये कहते हैं कि तुम्हारे नाना और नानी बिल्कुल गरीब घराने के हैं, फटीचर टाइप के आदमी हैं, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। संदीप अपने कानों से सारी बातों को सुनकर अंततः अपनी पत्नी को ही समझाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी गलत है, लेकिन संध्या आज ठान चुकी थी कि अब उसे ज्यादा चुप नहीं रहना है। संध्या संदीप से कहती है कि या तो मुझे और मेरे बच्चों को कहीं कमरा ले दो किराए का, या तो अपने माता पिता को इसी में लेकर रहो, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। वो पूरा अपने मन से सोच चुकी थी कि अब चाहे जो हो चुप नहीं रहना है। जब ये सब बातें होने लगती है तो संदीप के माता पिता कहते हैं कि मैं अपने छोटे बेटे के पास चला जा रहा हूं, लेकिन उनके मन में ये ख्याल आता है कि छोटे बेटे ने पहले ही उनकी आदतों से बाज आकर परदेश का रुख कर लिया है, और उसकी पत्नी तो संध्या से भी ज्यादा उन लोगों के लिए दिक्कत करती है, संध्या से कहीं कम मान सम्मान उनका करती है। हालांकि अब कर मरता क्या न करता वाली स्थिति आ चुकी थी। संदीप अपने पत्नी संध्या से कहता कि माता पिता चले जाएंगे तो बोलो क्या होगा। तो संध्या कहने लगती है अपने पति संदीप से कि ये कहीं नहीं जाएंगे, इनका रोज का नाटक है, तुम हैरान परेशान मत हो। संदीप कहता है कि नहीं, ये लोग चले जाएंगे। संध्या कहती है कि तुम इंतजार करो, ये लोग कहीं नहीं जाने वाले, और तुम्हें नहीं पता है बड़े भैया, और तुम्हें नहीं पता है छोटे भैया और उनकी पत्नी इन लोगों को कितना सम्मान देती है। उनसे कहीं ज्यादा इन लोगों को सम्मान मिल रहा है, लेकिन इन लोगों को खाते और रहते नहीं बन पा रहा है। संदीप बेचारा अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और इंतजार करने लगता है, अपने माता पिता जी के बहुत हाथ पैर जोड़ता है। हालांकि ये लोग दोनों दिन भर नाटक करते हैं, और नाटक करने के बाद शाम को कहीं नहीं जाते हैं। कहते हैं कि चलो ठीक है संदीप, तुम अगर मना रहे हो तो हम यहीं पर रुक जा रहे हैं, और ये लोग रुक जाते हैं। और संदीप शाम को देखता है कि उसके बेटे और बेटी अपने दादा दादी के पास बैठे हैं, और दादा दादी उसे समझा रहे हैं कि बेटा तुम्हारी नानी और नाना बहुत ही गरीब आदमी है, बहुत फटीचर आदमी है, तुम्हारी माँ को बिल्कुल उन्होंने संस्कार नहीं दिया है। आते हैं जब संदीप अपने
कान से सुनता है तो उसे लगता है कि उसकी पत्नी जो शिकायत कर रही थी वो गलत नहीं कर रही थी, कहीं ना कहीं से उसके माता पिताजी बिल्कुल गलत रास्ते पे हैं और बिल्कुल गलत व्यवहार करते हैं। ऐसा व्यवहार उन्हें घर का गार्जियन होकर नहीं करना चाहिए। वो अपने माता पिताजी को तुरंत ही समझाता है और बेटे और बेटियों को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। अब माता पिता को लगता है कि उनकी चोरी अब पकड़ी जा चुकी है और अगले दिन से संदीप का पूरा बर्ताव चेंज हो जाता है, पूरा बर्ताव परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद जब उसके माता पिता देखते हैं कि संदीप अब अपने पत्नी की सुनने लगा है, अभी तक शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी वो जिस माता पिता की सुनता था उनकी ना सुनकर बल्कि अपने पत्नी की तरफ रहने लगा है। अब संध्या को लगने लगता है कि जिन 10 सालों में वो पति को बताना जो चाह रही थी, जो समझाना चाह रही थी, आज उसके पति को अपने कानों से सुनने के बाद पूरी तरीके से यकीन हो चुका है। अब जब ऐसी प्रक्रिया हो जाती है, जब ऐसा पूरा मामला हो जाता है, तब उसके माता पिता को संदीप को लगता है कि कहीं ना कहीं से वो गलत हैं। अब वो शांति से सुकून से अपना जीवन उसी घर में यापन करने लगते हैं। पूरा शांति माहौल हो जाता है घर में, सब लोग एक दूसरे को देखकर हंसी खुशी से जीवन यापन करने लगते हैं। अब उन्हें लगता है कि अपनी इज्जत अपने हाथ है और इसे चाहो तो बचा लो, इसे चाहो तो नीलाम कर लो। किसी के नजर में चाहो तो अच्छे बने रहो, किसी के नजर में चाहो तो बुरे बने रहो। कहने का मतलब बस इतना है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, आप इसे बना भी सकते हैं, आप इसे बिगाड़ भी सकते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जिस घर में बहू गलत नहीं होती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सास ससुर गलत होते हैं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है जब घर में एक दो लोग ऐसे होते हैं जो पूरे घर में क्लेश का कारण होते हैं और पूरे घर में वैमनस्यता का कारण होते हैं, पूरे घर में बर्बादी का कारण होते हैं। ऐसे लोगों को अगर समय रहते सीख मिल जाए तो ऐसे लोग फिर घर में शांति से रहने लगते हैं और वही घर जिसमें क्लेश था, द्वेष था, ईर्ष्या थी, वो घर एक मंदिर जैसा बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का और आपको दोस्तों इस कहानी को सुनाने का, किसी को हैरान करने का, परेशान करने का उद्देश्य नहीं था। इस कहानी को सुनाने का बस यही उद्देश्य था। हाल आपको ये छोटी सी प्यारी सी कहानी कैसी लगी और आप इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप पूरी कहानी किस जिले, किस राज्य, किस प्रदेश, कहां से देख रहे थे? अपने दिल की राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।